नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार ने पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कानून लेकर आई थी सरकार, लेकिन कई किसान संगठन इस कानूनों को लेकर विरोध कर रहे थे, जिसको देखते हुए सरकार ने ये कानून वापस ले लिए हैं। वहीं अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र से जुड़े केंद्र सरकार के एक और बड़े फैसले की जानकारी दी। पीएम मोदी ने बताया कि कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार एक विशेष कमेटी का गठन करने जा रही है, जिससे एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के साथ ही प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा सके। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक बड़ा ऐलान किया है। चूंकि किसान लंबे समय से आंदोलनरत थे, धरनारत थे, इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया कि तीनों कृषि कानून हम वापस लेने जा रहे हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों की मांगों को देखते हुए, किसान आंदोलन को देखते हुए, चूंकि हम कुछ किसान नेताओं को समझा नहीं पाए, कुछ किसानों को समझा नहीं पाए हैं, इसी वजह से केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि हम ये तीनों कृषि कानून वापस लेने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र के इस फैसले के बाद लगातार राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अपने तरीके से इस मसले को देख रही है, इस बड़े फैसले को देख रही है। तो किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे थे, इसी को देखते हुए ये कानून वापस लिए गए हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र से जुड़े केंद्र सरकार के एक और बड़े फैसले की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने बताया कि कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार एक विशेष कमेटी का गठन करने जा रही है, जिससे एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन इतना जरूर है कि केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के बाद चौतरफा तारीफ हो रही है। किसानों के चेहरे भी खिले खिले से नजर आ रहे हैं, किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन किसान नेता ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने को लेकर कोई बात नहीं कही है, इसलिए हम आपात बैठक करेंगे और आपात बैठक के बाद फैसला करेंगे कि किसान आंदोलन को किस तरीके से आगे लेकर जाना है, उसकी रूपरेखा क्या हो, किसान अब क्या अगला कदम उठाएंगे। इस बैठक का जो फैसला है वो आप सभी के साथ साझा किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस केंद्र सरकार के बड़े फैसले के बाद इतिहास का ये दिन बन गया है, ऐतिहासिक दिन बन गया है, जब ये फैसला इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जहां पर एक तरफ किसान लंबे समय से, या यूं कहें कि 1 साल किसानों को होने वाला था लगभग आंदोलन करते हुए, और एक गतिरोध जैसी स्थिति बन गई थी, डेडलॉक जैसी स्थिति बन गई थी, और कई सवाल खड़े हो रहे थे किसान नेताओं पर भी और केंद्र सरकार पर भी कि हठधर्मिता कौन छोड़ेगा, ये गतिरोध कैसे खत्म होगा, और ये जो अविश्वास की दीवार जो खड़ी हो गई थी उसका टूटना लग रहा था कि नहीं होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने तमाम परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ये बड़ा फैसला लिया है, और किसान अब इस फैसले के बाद खुश नजर आ रहे हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं देखता हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। मैं आज
अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 2020 वो दिन था जब सरकार के नए कृषि कानूनों के फैसले से नाराज किसानों ने बॉर्डर पर पक्का मोर्चा लगाकर अपनी नाराजगी जग जाहिर की थी। किसानों के संघर्ष को लगभग एक साल पूरे होने से पहले ही पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन कर कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है और किसानों से घर वापस लौटने की अपील की है। सरकार के इस फैसले का किसानों ने स्वागत किया है और खुशी भी जाहिर की है। हरियाणा, पंजाब के अलग अलग हिस्सों से किसानों की खुशियां मनाने की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के बाद हरियाणा और पंजाब के किसानों से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, अलग तरह की खुशी देखने को मिल रही है। तो अलग अलग जिलों, अलग अलग क्षेत्रों की ये तस्वीरें हैं। पहली जो तस्वीर है वो राय से है, दूसरी तस्वीर गोहाना से, तीसरी तस्वीर हिसार से, चौथी तस्वीर जुलाना से, पांचवी तस्वीर बहादुरगढ़ से और छठी तस्वीर बादली से। ये 6 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किसानों के भीतर एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, एक अलग तरह की खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन इतना जरूर आप ध्यान रखिए कि अभी किसान नेता आपात बैठक करेंगे और इस आपात बैठक के बाद ही आगे की रूपरेखा तय की जाएगी कि किसान आंदोलन को किस तरीके से आगे लेकर जाना है और किसानों का अगला रुख क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। इस बैठक के बाद सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन 6 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि केंद्र सरकार के फैसले की न केवल जमकर सराहना हो रही है, बल्कि किसानों के भीतर की खुशी भी बाहर निकल रही है। एक दूसरे को मिठाइयां बांटी जा रही है, पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। तो सभी अलग अलग तरीके से अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। पहली तस्वीर राय से, दूसरी तस्वीर गोहाना से, तीसरी तस्वीर हिसार, चौथी तस्वीर जुलाना, पांचवी तस्वीर बहादुरगढ़ और छठी तस्वीर बादली से। और ठीक इसी तरह का माहौल आज पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। चूंकि मौका ऐसा है, अवसर ऐसा है और केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। लेकिन अभी किसान नेता आपात बैठक करेंगे, सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर बात होना बहुत जरूरी है और बात होगी, उसी के बाद अगला फैसला लिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आपात बैठक में यह तय हो जाएगा कि किसान नेताओं की अगली रणनीति क्या होगी, अगला कदम क्या होगा और किसान आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बहादुरगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर लंबे समय से किसान आंदोलन तो चल ही रहा है। इसी दौरान किसान आंदोलन के दरमियान हमने अलग अलग प्रकरण भी देखे, अलग अलग घटनाक्रम भी देखे। तो बहादुरगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन पहले से खास तो था ही, उत्साह तो पहले से था ही,
लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद एक अलग तरह का उत्साह भी देखा जा रहा है। तो किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन किसान नेता अगली रणनीति क्या बनाएंगे, अगला कदम क्या होगा, रूपरेखा क्या होगी और किस रुख के साथ अब आगे चलने वाले हैं, ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री ने कर दी है। किसान खुश भी हैं, लेकिन कंडीशनल खुशी है, आधी अधूरी खुशी है। अब किसानों की बात जानने के लिए, किसानों का मंतव्य जानने के लिए हम टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। टिकरी बॉर्डर पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, स्टेज पूरी तरीके से सजी हुई है और स्टेज के सामने साध संगत कहें या किसान कहें, वो लगातार बैठे हुए हैं। किसानों ने साफ तौर पर यह कहा था कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज तीनों कृषि कानूनों को वापसी की घोषणा करने के साथ ही किसानों से एक अपील की है कि किसान अब गुरु पर्व के दिन घर लौट जाएं। क्या किसान घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, वही जानने के लिए हम सीधा टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। आप बताइए कि प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है, घर वापसी की अपील भी की है। हमारी घर वापसी नहीं होगी जितनी देर पहला नंबर तो संयुक्त मोर्चे की और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और खेती बाड़ी मंत्री के साथ मीटिंग नहीं होती, उसके बाद पार्लियामेंट में जैसे जब कानून लाए हैं वैसे जब वापसी नहीं करता और MRP की गारंटी नहीं देता लिख के, उतनी देर हमारी घर वापसी नहीं होगी। खुशी तो होगी, खुशी जैसे जब परिवार छोड़ के बैठे, सारा परिवार बाबा पोता दादा दादा दादी सब बैठे हैं, परिवार जब बैठे हैं, खुशी तो होगी, घर जाएंगे। ऐसा है भी हमारा जहाँ भी घर बढ़ गया, 1 साल हो गया हमारे को बैठे को, हमारा जब परिवार बढ़ गया। बिल्कुल इन्हीं सड़कों पर इनका परिवार बन गया है और खुशी तो है, लेकिन आधी अधूरी है। किसानों को खुशी पूरी तब होगी जब किसानों को ये कहा जाएगा कि लिखित में कहा जाएगा कि तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं और MSP पर कानून बना दिया गया है। किसान खुश तो हैं, लेकिन आधी अधूरी है। किसानों का कहना है कि जिस तरीके से संसद में कानून लाए गए, ठीक उसी तरीके से संसद में वापस भी लिए जाएं, तब उन्हें ये विश्वास होगा कि तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज, टिकरी बॉर्डर। हरियाणा की तस्वीरें हैं, यहां पर भी एक अलग तरह की खुशी देखने को मिली है। किसानों ने केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के बाद अपनी खुशी जाहिर की है और अलग तरीके से सभी किसान अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। कोई किसान मिठाइयां बांटकर, मिठाइयों को एक दूसरे को खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, कुछ किसान पटाखे भी जलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अभी किसान इसे आधी अधूरी खुशी बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि सरकार लिखित में दे और जिस तरीके से और जिस व्यवस्था के तहत ये कानून लाए गए हैं, उसी व्यवस्था के तहत जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक विश्वास करना भी ठीक नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि किसान नेताओं की आज आपात बैठक होने वाली है और यह आपात बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और इस बैठक में यह भी देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में कौन कौन से किसान नेता शामिल होंगे। चूंकि हमने देखा है पंजाब के किसान नेताओं और हरियाणा के किसान नेताओं के बीच में जो टकराव देखने को मिला था, अगर ये कहें कि दोफाड़ जो जिस तरीके से देखने को मिली थी, बयानबाजियों के जरिए यह कहा जा रहा था कि राकेश टिकैत प्रचार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, इस तरह की बातें भी लगातार सामने आ रही थी। इसलिए यह आपात बैठक कई मायनों में अहम इसलिए है कि इस बैठक में कौन कौन से किसान नेता शामिल होंगे और इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है और अगला कदम किसान नेताओं का क्या होगा और ये केंद्र सरकार के फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि राकेश टिकैत इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि अभी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत होनी है, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो बड़ी संख्या में किसान हैं, जो अलग अलग दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में आंदोलनरत हैं, धरनारत हैं, उनकी एक अलग तरह की खुशी देखने को मिल रही है। तस्वीर इस बात की बानगी खुद पेश कर रही है कि किस तरीके से भले ही उनका नेतृत्व वो किसान नेता कर रहे हैं जो लगातार सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता में बातचीत करते रहे हैं, बैठक करते रहे हैं, जो पूरी तरह से बेनतीजा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बड़े मौके पर, इस अवसर पर यह बड़ा फैसला लिया है और इस बड़े फैसले के बाद ग्राउंड लेवल पर एक अलग तरह की खुशी देखने को मिल रही है और खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर यह किसान आंदोलन चल रहा है।
लेकिन कई सवाल हैं जिसका उत्तर मिलना अभी बहुत जरूरी है, उत्तर मिलना बाकी है। तो बॉर्डर का माहौल हम आपको दिखा रहे हैं। तो किसानी एकता के नारों से बॉर्डर गूंज रहा है और यह भी बताने की कोशिश की जा रही है जो संघर्ष था, जो इस किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों की शहादतें हुई है, उसका यह परिणाम है, उसका यह नतीजा है। चलिए आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ प्रवीण धनखड़ जुड़ गए हैं। प्रवीण धनखड़, फिलहाल ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? ग्राउंड लेवल पर किसानों ने देखा तो खुशी का माहौल है, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है, कहीं ढोल की थाप पर नाच रही है। आप सीधी तस्वीरों में देखेंगे ये ढोल लेकर किसान यहाँ पर पेड़ कैलिफोर्निया में आए, जो मौके पर डॉक्टर सवाई मानसिंह और फाइव रिवर हार्ट एसोसिएशन ने बसाया हुआ है। इस पर ढोल की थाप पर भी किसान नाचे हैं और किसानों ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जाएगी। सीधा ये कहा है कि तीनों कृषि कानून किसान हित में है और किसानों का हित को देखते हुए ही लगातार ये सरकार चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता ग्राउंड लेवल पर मौजूद हैं और स्थिति को भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के जहन में, किसानों की जहनियत किस तरह की हो चली है केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के बाद। आप ढोल नगाड़ों की आवाज भी सुन रहे थे। ये इस बात का प्रतीक है कि किसान भीतर से खुश हैं, लेकिन ये आधी अधूरी खुशी। किसान अपने तरीके से मना तो रहे हैं, लेकिन जो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं किसान नेता, उनकी आपात बैठक होने वाली है और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी बैठक में ये तय होगा कि अगला कदम क्या होगा। इसी बैठक में यह तय होगा कि किसान आंदोलन की अगली रणनीति क्या होगी, किसान आंदोलन का रुख क्या होगा और किसान नेता अपना अगला रुख किस तरीके से अख्तियार करते हैं, यह भी देखने वाली बात है। तो किसानी एकता के नारों से बॉर्डर्स गूंज चुके हैं, चाहे बात गाजीपुर बॉर्डर की हो, चाहे बात सिंघू बॉर्डर की हो। तो हर बॉर्डर्स पर इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है और बड़ी बात यहां पर यह है, जो अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो अपने तरीके से केंद्र सरकार के इस फैसले को देख रहे हैं। तो इस मसले पर, केंद्र सरकार के इस फैसले पर लगातार हम सुबह से चर्चा कर ही रहे हैं। एक और चर्चा आपके लिए हम कर रहे हैं ताकि आपको सटीक जानकारी और सटीकता के साथ विश्लेषण आपको पता लग सके। आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ योगेश कौशिक जुड़ गए हैं, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। ओंकार जी, सबसे पहला आपसे ही सवाल, किस तरीके से आप केंद्र सरकार के इस फैसले से देख रहे हैं? जी यश जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। तो दूसरा, मैं उन किसानों को बधाई देता हूं, सल्यूट करता हूं उन किसानों को जिनकी वजह से आज प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। और वो जो 1000 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब मैं आता हूं अपनी बात के ऊपर। आज का जो ये घटनाक्रम है, जिससे एक बात साबित होगी कि लोकतंत्र में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में राजा नहीं होता, जनता का प्रतिनिधि होता है। लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है। लेकिन एक बहुत ही अफसोस की बात अभी भी ये है कि ये कानून जुबानी तो कह दिया वापिस ले रहे हैं हम, जिस संवैधानिक प्रक्रिया से लाए गए थे, क्यों नहीं इमीडिएट विशेष सत्र बुलाया जाता? जब राष्ट्रपति के द्वारा एकदम से अध्यादेश लागू कर दिए गए, ऐसी विशेष सत्र आज या कल में बुला लेना चाहिए और उस सत्र में इन कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया लेनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से इस कानूनों के वापस होने पर जो 5-6 सवाल में मुख्य रूप से उपज रहे हैं, वो आपके माध्यम से साझा करना चाहता हूं और उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता जरूर देंगे। पहला सवाल बीजेपी के प्रवक्ताओं से ये है कि ये कानून सही थे तो उस वक्त का प्रधानमंत्री का उस वक्त का डिसीजन सही था या प्रधानमंत्री आज सही है? पहला सवाल ये। दूसरा, आज तक हजारों डिबेट्स हो चुके हैं पूरे भारत में। प्रत्येक डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते थे कि बॉर्डर पर तो किसान है ही नहीं। अगर बॉर्डर पर किसान नहीं तो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला कि किसान अपने घर में लौटें,
तो मेरे को ये बीजेपी के प्रवक्ता ये जरूर बताएं कि बॉर्डर पर किसान थे या नहीं। तीसरा, जब से सरकार आई है इन्होंने देश को एक प्रयोगशाला बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने देश को प्रयोगशाला बना दिया। पहला प्रयोग इन्होंने जनता के ऊपर किया नोटबंदी लागू करके, जिसका कोई फायदा नहीं निकला। दूसरा प्रयोग इन्होंने व्यापारियों के ऊपर किया, व्यापारियों के ऊपर जीएसटी लागू करके, जिसका कोई फायदा नहीं निकला। तीसरा प्रयोग इन्होंने किसानों पर किया 3 कृषि बिल लागू करके, और जो प्रयोग इनका किसानों ने असफल कर दिया। और मैं कहना चाहता हूं ये देश प्रयोग ना कीजिए, जनता का प्रयोग ना कीजिए, जनता अब आपका प्रयोग करेगी, आप देखते रहिए। ये 3 कृषि कानून वापस करने से आपका कोई हल नहीं निकलने वाला जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनेगा। और इसके पीछे और भी कई सवाल उपज रहे हैं। जो 1000 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, उन किसानों को शहीद का दर्जा देके उनको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवारों में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। इसके साथ साथ जो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इस दौरान, जीएसटी का भी नुकसान हुआ, धंधे लोगों के चौपट हुए, किसानी का नुकसान हुआ, उस नुकसान का जिम्मेवार कौन है? इस सारी बातों को अगर कोई अच्छी बात होती है तो प्रधानमंत्री जी श्रेय लेते हैं। इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री जी को लेके इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मोदी है तो मुमकिन है, ये कहने वाले लोग आज क्या बताएंगे कि ये भी हिस्ट्री में दर्ज होगा। आप भी बार बार कह रहे हैं स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अरे भाई कम से कम ये तो बताओ, 1 साल में जो किसान शहीद हुए, 1 साल में जो किसान बर्बाद हुए, क्या वो काले अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा? अंग्रेजों के समय में भी 1909 में ये कानून लाए गए थे किसानों के विरोध में, तब भी पूरा पंजाब एकजुट होकर खड़ा हुआ था। और मुझे फख्र के साथ कहना पड़ रहा है, आज हमारे पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान सारे भाइयों ने इकट्ठे होकर एक तानाशाह को झुकाने की कोशिश करी है। ठीक है, और वो तानाशाह झुका है। ठीक है ओंकार जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ सतीश नंबरदार भी जुड़ गए हैं, भाकियू के महासचिव हैं। सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। केंद्र सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आधी अधूरी जीत है क्या ये? सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज को बधाई देना कि किसान का जो ये 3 कानून थे पूरे जमीनी स्तर से वो लोगों को दिखाने का काम किया, भारत में पूरे का सहयोग दिया। इसके लिए हरियाणा न्यूज चैनल में बधाई का पात्र है। और रही बात इससे बिल्कुल जो मैं भाई प्रवक्ता जी की बात सुन रहा था, बिल्कुल सच्चाई है, यह भी अधूरी जीत है। लेकिन फिर भी हमें माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, जो किसानों ने शहादत दी है उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। और एमएसपी पर सरकार ने कानून बना के देते किसानों को खुशी खुशी घर भेजने का काम करना चाहिए। जी चलिए सतीश जी, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक भी हैं। योगेश कौशिक जी, इम्तिहान हुआ, परीक्षा हुई, लेकिन परिणाम बहुत देरी से आया, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, मैं इनको अलग नजरिए से देखता हूं जी। ओमकार जी ने काफी अच्छी बातें कही हैं, मैं उसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूं जी। और ऐड करने से पहले मैं भी पूरे देश को मुबारकबाद देता हूं प्रकाश पर्व की, और किसानों को खासतौर पे जो पूरी ताकत से लड़े और इनको झुकाया है मेरे हिसाब से, बल्कि घुटनों के बल टिका के बिठा दिया है। अब मैं एक बहुत बड़ा सवाल इस देश के सामने ही रखना चाह रहा हूं जी कि मोदी जी कौन हैं? ये मोदी जी कौन होते हैं? जब दिल में आता है टीवी पे आके बोल देते हैं कल से नोट बंद, जब दिल में आके कह देते हैं कि कल से ये कानून शुरू। ये कौन है? क्या देश को इन्होंने मजाक या देश को इन्होंने बेवकूफ समझ लिया है? इज मोदी जी एंटाइटल टू टेक दिस बैक? नो, नॉट एट ऑल। ये एंटाइटल नहीं है। ये लोगों को और देश को और पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर, जो मैं कहूंगा वो पत्थर की लकीर है और वही आखिरी फैसला है। यह बहुत बड़ी एक बदतमीजी है देश के लोगों के साथ, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ी देश के लोगों के साथ बदतमीजी है। ही इज नॉट एट ऑल एंटाइटल टू टेक दिस बैक। इसका एक प्रोसेस है। इसका एक प्रोसेस क्या है वो मैं बताता हूं, और वो प्रोसेस ये है कि जिस तरीके से कानून लगाए गए थे उसी तरीके से ये कानून वापस लिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इन्होंने किसी से कोई बात नहीं की और आके खड़े होकर टीवी पे वाहवाही लूटने के लिए कह दिया कि जी मैं कानून वापस लेता हूं। क्या यह मजाक नहीं है देश के साथ?
अगर ये पार्लियामेंट को बेवकूफ समझते हैं, वहां पे जो चुने हुए लोग हैं उनको मूर्ख समझते हैं और इस देश की 135 करोड़ जनता को मूर्ख समझते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। जो लोग कहते हैं, मैं आज वो मानने लग गया हूं कि ये किसी से कोई परामर्श नहीं करते, इनके दिल और दिमाग में लोकतंत्र की कहीं कोई जगह नहीं है। लोकतांत्रिक तरीका यह कहता था कि ये कैबिनेट की मीटिंग तो कम से कम बुलाते, कम से कम लोगों से परामर्श तो करते, कम से कम किसी किसान से तो बात कर लेते, ना पहले की ना ये वापस लेते टाइम की। अभी भी क्योस खड़ा कर दिया है, और वो क्योस क्यों खड़ा किया वो मैं बताता हूं जी। अभी ये जो चुनाव गए, इनमें इनका बुरा हाल नहीं हुआ है, बहुत बुरा हाल हुआ है। स्पेशली हिमाचल के किसानों ने किया है, जहां पे 4 की 4 सीट हार गए हैं, जिसमें से पार्लियामेंट भी हार गए हैं। और अगली बात और बताता हूं जो आज तक आपके सामने नहीं आई है, क्योंकि वो इनकी पीछे ये अपने छुपे हुए तरीकों से करते हैं। वो ये था कि यूपी के अंदर इनकी अपनी जो आकलन था वो ये था कि 100 सीट से नीचे जाने जा रहे हैं। और मेरा कहना यह था, मैं टीवी पे एक नहीं 50 डिबेट में किसानों के साथ बैठा हूं, मेरी पूरी हमदर्दी नहीं, मैं दिल और जान से उनके साथ था, हूं और रहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से मैं रोटी खाता हूं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मैंने एक बात कही थी कि यह चुनाव काफी नहीं है, अगर यूपी का चुनाव ये हार जाएंगे तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये जो केंद्र सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है वो एक चुनावी दाव है? केंद्र सरकार ने कहां लिया है, ये मोदी जी ने लिया है। और मोदी जी होते कौन है फैसला लेने वाले? सरकार तो लेगी फैसला, लागू तब होगा। इसीलिए तो किसान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब तक ये कानून तरीके से वापस नहीं, ये मोदी जी तो कुछ भी कह देते हैं, इनकी बात पे विश्वास कौन करता है? पूरा देश ने इनकी बात पे विश्वास करना छोड़ दिया है, क्योंकि इनकी जो बात होती है अगले दिन तो कोई भी आके कह देगा तो जुमला था, क्या कर लेंगे आप? चुनावी दाव माने इसे? अरे ये तो 100% चुनावी दाव नहीं है। अब ये पता नहीं लोग किस तरीके से लेंगे, मैं बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं। इनके पास रिपोर्ट थी कि ये 400 में से 100 से नीचे जा रहे हैं, और इन्होंने ये सोचा कि इसे 100 से नीचे जाने से बढ़िया है कि कानून पहले ही वापस ले लो, और उस कानून को वापस लिया गया है। पंजाब में तो इनको घुसने ही नहीं देते थे, ये अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं कर सकते थे। इसके बड़ी बात और मैं आपको कहने जा रहा हूं, इनकी सबसे बड़ी परेशानी जो है, ये किसी को श्रेय नहीं देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने किसी से भी बात नहीं की, ताकि कोई ये ना कह दे कि जी हमने समझाया या हमने बैठ के डिस्कशन किया। ये हम पे विश्वास नहीं करते, ये मैं पे विश्वास करते हैं कि मैंने ये किया, मैं कानून लाया और मैं कानून वापस ले गया, और इसमें जो देश को मैंने बर्बाद किया, जो नुकसान किया, उसका जवाब कौन देगा? इसकी कोई नहीं है। कितने कितने लोग मरे हैं। आपको मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं, इन्होंने पूरी कोशिश की इन्हें उग्रवादी घोषित करने की, इन्हें खालिस्तानी घोषित करने की, इन्हें रेपिस्ट घोषित करने की, इनको बदनाम करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा इन्होंने। और उसके बाद आज ये कहते हैं कि जी मैं कानून वापस ले रहा हूं, और उसकी जो नुकसान की भरपाई हुई है वो कौन करेगा? प्रवक्ता खालिद चहलका भी जुड़ गए हैं। खालिद चहलका जी, किस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं? एक सेकंड खालिद जी, एक सेकंड, एक चीज और मैं समझ नहीं पाया। खालिद जी एक सेकंड प्लीज, एक चीज नहीं समझ पाया। मोदी जी का एक खास स्टाइल होता है, वो पंच ऐसे टाइम पे मारते हैं कि वाह वाह लूट सके। एक पंच तो उनका बिल्कुल सही है, आज प्रकाश पर्व है, लेकिन दूसरा उनके दिमाग से किसी ने उनको याद नहीं दिलाया होगा, आज इंदिरा जी की भी जयंती है। ये उनको कैसे नहीं याद रहा, इससे मैं हैरान हूं, वरना 100% वो इस दिन को टाल देते। बिल्कुल। खालिद जी प्लीज। सबसे पहले तो मैं आपको इस देश में मनाए जाने वाले प्रकाश पर्व की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। यस भाई, आपको बताना चाहता हूं कि 1 साल का आंदोलन, और उस आंदोलन के दौरान करीब 700 किसानों की शहादत जी। और किसानों ने क्या नहीं झेला? उन्होंने बरसात नहीं झेली, उन्होंने गर्मी नहीं झेली, उन्होंने सर्दी नहीं झेली, और उन्होंने सरकार का जुल्म नहीं झेला। हम और आप ये सोचने पे मजबूर होते हैं, ये एक ऐसी चीज हमारे सामने आती है कि आखिर आजादी की लड़ाई कैसी रही होगी, वो कैसे रहे होंगे लोग जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया। इस सरकार ने पूरी ताकत लगाई किसानों को तोड़ने की, किसानों को कमजोर करने की, किसानों को बदनाम करने की। आखिर सरकार ने उनको क्या नाम नहीं दिया? क्या सरकार ने उनको उग्रवादी नहीं कहा? सरकार ने उनको माओवादी नहीं कहा? सरकार ने उनको खालिस्तानी नहीं कहा? सरकार ने उनको पाकिस्तानी नहीं कहा? आखिर सरकार ने उनको क्या क्या नहीं किया? और आज नरेंद्र मोदी जी ने आके, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बोल दिया कि हम ये कानून वापस लेते हैं। कानून वापस लिए नहीं है। सतीश जी, मैं आपके पास आता हूं। किसानों, इस देश के किसानों ने उनके घुटने टिकवा दिए हैं। ये देश जो जाना जाता है और जाना जाता रहेगा,
किसान के नाम पे, कृषि प्रधान देश के नाम पे। और मैं तमाम उन शहादतों को नमन करता हूं जो इस आंदोलन के दौरान हुई, उन परिवारों को प्रति अपनी मां दिल से उनको संवेदनाएं देता हूं कि उनका परिवार का बेटा, भाई, बुजुर्ग एक बहुत बड़े आंदोलन के काम आया और वो इतिहास में दर्ज हो गया। आजादी के बाद से, देश की आजादी की लड़ाई के बाद से ये एक ऐसा आंदोलन है जो इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा और याद रहेगा इस देश के लोगों को जी। इस देश के लोगों को याद रहेगा कि कैसी सरकार थी और हमारे देश का किसान ने उनको किस तरह से घुटनों पर चला दिया था। बेशक ये फैसला उन्होंने इस फैसले में भी चालाकी दिखाई आने वाले चुनाव को लेकर। लेकिन खालिद जी, किसान ये भी याद रखेगा कि उनके कंधे का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उनके कंधे का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, उनके कंधे पर बंदूक रखकर किस तरीके से गोलियां चलाई गई है। किसान इसका भी आकलन कर रहा है अपने तरीके से। मैं आपको भी जवाब देना चाहता हूं। हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि देश की मीडिया अपना एजेंडा चलाता है, वो कभी अब लोगों की बात नहीं कर रहा है। ये जो आप खालिद जी, ये बात आप दूसरे मीडिया संस्थानों को बोल सकते हैं, वहां पर अच्छी लगेगी। हम हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं और निष्पक्ष तरीके से बात रखते हैं। और शुरुआत से लेकर जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब से पहले दिन से लेकर आज तक इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, हर किसी की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से बात रख रहे हैं। ना कोई एजेंडा चलता है, ना कोई बात होती है। इस बात को आप भले ही लाख इनकार कर दे अपने दिल पर तसल्ली देकर कि हम कंधों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लाख इनकार करते रहिए, लेकिन ये हकीकत है, किसान भी जानता है। आप सुन नहीं रहे ना भैया, बोलिए खालिद, सुन लीजिए। मैंने आपके चैनल पे बहुत सारी डिबेट किसान आंदोलन आप भी तो शामिल रहे हैं। बिल्कुल, देश की मीडिया से मतलब सुनिए तो नहीं, देश की मीडिया से मतलब है जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। इसमें खुद को चोर या खुद को गलत साबित करने की अलग रखना, स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। खालिद जी, अलग रखना और स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए कहा रखिए अपनी बात। आप खुद की तरफ उंगली ना करें। मैंने आपके चैनल पे बहुत सारी डिबेट की है, पार्टी का पक्ष रखा है। मैं उन लोगों की बात करता हूं जो ऐसा कर रहे थे और जो ऐसा नहीं कर रहे थे वो नहीं कर रहे थे, वो बधाई के पात्र है, वो समझते अपनी अहमियत को। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप लोगों ने इसमें बहुत सारी चुनावी डिबेट भी की और इस मुद्दे पर बहुत डिबेट हुई और हम हमेशा एक बात कहते रहे कि देश का किसान आज नहीं तो कल जीतेगा। और मैं एक बात फिर गर्व से कहना चाहता हूं, ये मैंने सुबह भी कहा था, फिर से कहता हूं, मैं गर्व करता हूं अपने नेता श्री राहुल गांधी पर। लोगों ने इस देश के कुछ एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े लोगों ने और भाजपा के लोगों ने उनके लिए कुछ भी कहा हो, लेकिन देश के किसानों के प्रति और इस देश में बनाए गए कानूनों के प्रति उनका स्टैंड बहुत क्लियर था शुरू से। उन्होंने कहा था ये लड़ाई जब तक चलेगी मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, ये लड़ता रहूंगा। ठीक है ओंकार जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा भी जुड़ गए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है। विजेंद्र नेहरा जी, इम्तिहान का परिणाम आने में बहुत देरी कर दी, पहले ले लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। और ये क्या तय होता है क्या, कोई मतलब कोई ऐसा दिन होता है कि उसी दिन फैसला लेंगे, प्रधानमंत्री आएंगे तो फिर ऐलान कर देंगे, बड़ा कोई तय होता है कि कोई एजेंडा होता है क्या इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ये निर्णय लिया है, ऐतिहासिक निर्णय है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्योंकि आज प्रकाश पर्व है, गुरु नानक देव जी के प्रति बड़ी आस्था है, बड़ा सम्मान है और विशेष तौर पे उनको सम्मान देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तीनों कृषि कानूनों की वापसी की जो बात कही है, उसका जो अधिकतर विजेंद्र नेहरा जी से संपर्क टूट गया, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ओंकार जी कुछ कहना चाह रहे थे, ओंकार जी अपनी बात रखिए। यश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप बहुत समझदार और सुलझे हुए एंकर हैं और आपका चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल है। जो क्वेश्चन आप खालिद जी से कर रहे थे कि किसानों के कंधे का आपने इस्तेमाल किया, मेरी रिक्वेस्ट है एक एंकर होने के नाते आप निष्पक्ष डिबेट करेंगे। आप ये किसी पार्टी का क्वेश्चन बीजेपी वाले तो कह सकते हैं, हर चर्चाओं में कहता रहा हूं मैं कि ये बात हकीकत है, भले आप लाख दिल को तसल्ली देते रहे। यश जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप मेरी बात सुनिए। जी ओंकार जी बोलिए। मेरी बात सुनिए। आप बार बार कह रहे हैं कि इस बात को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, तो क्या वो काले अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा? नहीं, हर चीज लिखी जाएगी, हर पहलू लिखा जाएगा, हर पहलू लिखा जाएगा। किस तरीके से किसानों ने यातनाएं झेली है, किस तरीके से किसानों की शहादत की हर चीज लिखी जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माना। अब मैं बताना चाहता हूं
कि ये प्रधानमंत्री जी हैं, ये क्या अपने देश को, भारत को प्रयोगशाला समझ रहे हैं? क्या जनता यहाँ पे प्रयोग करने की चीज मात्र हो गई है? बार बार कोई कानून ले आते हैं और एकदम से 12 बजे से ये लागू हो गया, 12 बजे से ये लागू हो गया। आपको याद होगा जीएसटी लागू करने के समय विशेष सत्र बुलाया गया था, रात के 12 बजे लागू किया था। तो आज अगर ये कृषि कानून वापस लिए हैं तो क्यों नहीं इमीडिएट इन्होंने विशेष सत्र बुलाया? क्या प्रधानमंत्री जी, देखिए लोकतंत्र में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबकी, एक सामूहिक जिम्मेवारी होती है, सामूहिक। लोकतंत्र में एक व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता। क्या प्रधानमंत्री भारत के राजा हैं? क्या यहाँ पे तानाशाही आ चुकी है? अगर प्रधानमंत्री जी राजा नहीं है तो कम से कम पूरी मंत्रिमंडल का निर्णय आना चाहिए था, पूरी मंत्रिमंडल की बैठक होनी चाहिए थी। Exactly. और मैं तो ये मानता हूं कि मंत्रिमंडल के साथ साथ सभी विपक्षी नेताओं के साथ विचार विमर्श करके प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था हमने सबकी बात मान ली, और प्रधानमंत्री जी को अपने मुख से कहना चाहिए कि आज किसान जीत गया और मैं हार गया। अगर हर एक बात का श्रेय प्रधानमंत्री जी लेना चाहते हैं तो इस बात का श्रेय भी किसान को दें। किसान जीता आज मेरे देश का, प्रधानमंत्री जी नहीं जीते हैं। प्रधानमंत्री जी आज हारे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ लोकतंत्र जनता सुप्रीम है, राजा की कोई वैल्यू नहीं है। आज जो राजा है कल आपको दिखा देंगे, तक तो ताज। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विजेंद्र नेहरा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, बीजेपी प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी, हम बात कर रहे थे, क्या कोई खास दिन का खास एजेंडा होता है क्या? इस दिन आएंगे और कुछ भी करके ऐलान करके चले जाएंगे? और लगातार विपक्ष की तरफ से ये मांग भी की जा रही है कि आप विशेष सत्र बुलाइए, विश्वास नहीं हो रहा है। देखिए, आपका फोन कट गया था बीच में जी। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक देव जी को आज प्रकाश पर्व के अवसर पर उनको समर्पित करके जिस तरह से 3 कृषि कानूनों की वापसी की जो बात कही है वो स्वागत योग्य है। और मैं जिस तरह से न्यूज चैनलों पर देख रहा हूं, जो किसान संगठन के नेता हैं, जो आम किसान है, उसमें बड़ी खुशी है। सब माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा है कि जो देश का किसान है, देश का अन्नदाता है, उसकी बहुत पुरानी मांग थी, किसान संगठनों की मांग थी, वैज्ञानिकों की मांग थी, पुरानी सरकारें भी इस पर चिंतन लगातार करती आई थी। तो किसानों की भलाई के लिए फैसला लिया गया था, लेकिन अधिकतर किसानों को इन तीनों कृषि कानूनों से फायदा था, लाभ था, उनको समझ आ रहा था और सब लोग इसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन कुछ किसान संगठन और कुछ किसान इसका लगातार विरोध कर रहे थे। तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए विजेंद्र नेहरा जी, ये पहले का फैसला सही था या आज का फैसला सही है? दोनों पहले का फैसला सही था या आज का फैसला सही है? देखिए, दोनों ही फैसले ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि भावना बड़ी अच्छी थी, पवित्र भावना थी और दिए के प्रकाश की तरह एक पुण्य भावना के साथ ये फैसला लिया था। लेकिन जब कुछ लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापसी की बात की। और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात कही है कि जो लगातार जो एमएसपी की गारंटी की बात जो कर रहे थे, उसके लिए भी किसान संगठनों के बीच में, सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में एक कमेटी बनाने की जो बात प्रधानमंत्री जी ने की है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसका मुझे लगता है किसान संगठन जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं और जिस तरह से विपक्ष की दुकान बंद हो गई है, और खासतौर पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, किसानों ने इनकी जमानत जब्त करके एलहाबाद के अंदर इनको इनका स्थान दिखाने का काम किया है कि भैया आप तो महात्मा गांधी जी का जो स्थापन था ना, कांग्रेस मुक्त भारत, उस अभियान को पूरा करने में लगे हुए हैं। आपका कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। तो ये तो बेरोजगार हो गए, पहले भी बेरोजगार थे, अब इनको सड़क पे ला दिया मोदी जी ने, क्योंकि इनके पास मुद्दा कोई बचा नहीं। सिर्फ एक मुद्दे के सहारे ये लोग अब तक अपनी गाड़ी विशेष सत्र कब बुला रहे हैं? विशेष सत्र कब बुला रहे हैं? 29 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है लोकसभा के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्वयं स्पष्ट किया है अपने के अंदर कि सारी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उनका पालन करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। और इसका बड़ा ही सकारात्मक एक प्रभाव हमारे किसान भाइयों में है। चारों तरफ मैं देख रहा हूँ लड्डू बांटे जा रहे हैं, किसान बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। ठीक है विजेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक, योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? योगेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विशेष सत्र तो नहीं बुलाएंगे, ये तो फैसला हो गया। मेरा कहना तय कर लिया। मेरी 2-3 बातों से अभी भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा। मैं नेहरा जी से आपके माध्यम से सवाल कर रहा हूं जी कि क्या सारे के सारे फैसले मोदी जी लेते हैं या कैबिनेट लेता है या सामूहिक तरीके से लिए जाने चाहिए? सवाल बिल्कुल स्पष्ट है कि एक आदमी या सबके सब लोग मिलकर फैसला लें। जरा करो सवाल, उसके बाद मैं अगली बात करूंगा। सवाल आपने सुन लिया है, सीधा सवाल है बहुत।
सारे फैसले क्या प्रधानमंत्री लेते हैं क्या? कोई परामर्श नहीं होता, कोई विचार विमर्श नहीं होता? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी सबकी सहमति से, सबके साथ परामर्श करके और राय लेकर के निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। किसके साथ कैसा मजाक करते हैं? किसके साथ परामर्श किया? सर नहीं सर, मैं आपकी बात जब सही होती है मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ। सुनिए कौशिक जी, सुनिए जी। ऐसा नहीं है कौशिक जी की कोई बैठक होगी तो ओपन उसका प्रेस में भी आमंत्रण दिया जाएगा, बुलाया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? प्रधानमंत्री साहब कैसे मिल जाएगा कोई भी? प्रधानमंत्री जी नहीं, देखिए सुनिए, प्रधानमंत्री जी बैठकें सबके साथ में करते हैं, सबके साथ में विचार विमर्श होता है। और अभी भी प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा, सत्र चलेगा संसद का, उसके अंदर इसकी औपचारिक रूप से जब निर्णय वहां पे होगा, जब इसको रद्द किया जाएगा, वापस लिया जाएगा, तो वहां सबके सामने नहीं विजेंद्र जी, 22 जनवरी को आखिरी दफा बातचीत हुई थी, इतना लंबा समय हो गया, क्या किसानों का इम्तिहान ले रहे थे क्या? ये तो बड़ा सवाल है ना। किसान लगातार पूछ रहा है कि 8 से 10 महीने का जो वक्त रहा है, इससे पहले फैसला लिया जा सकता था ना। देखिए लगातार किसानों से बातचीत हुई है, उनके जो प्रतिनिधि हैं, 40 किसान संगठन के नेता हैं, उनसे लगातार कई दौर की वार्ता चली है, समझाने का प्रयास हुआ है। और जो भी उनके मुद्दे थे, जो भी उनके सुझाव थे, उन सबको मानने के लिए शुरू में भी कहा गया है। और 1.5-2 साल तक किसान के जो ये कानून है, इनको स्थगित करने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी की तरफ से पहले कही गई है। इसके साथ साथ जो भी तमाम प्रयास भारत सरकार कर सकती थी, उनको समझाने के किए हैं। जब कुछ लोगों का नहीं उसमें समझाने का नहीं बन पाया, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको हम नहीं समझा पा रहे थे या जो समझना नहीं चाह रहे थे। अब लेकिन इसको विवाद को आगे ना बढ़ाते हुए, किसी को किसी तरह का दोष ना देते हुए, जो किसान आंदोलन के दरमियान इतने किसानों की जाने गई है, उनके लिए क्या आप सोच रहे हैं? मतलब क्या उनकी जानों का इंतजार कर रहे थे क्या आप? देखिए इतने किसानों के जो हत्यारी है वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस को एलाहाबाद में जो किसान है उन्होंने बता भी दिया कि किसानों एलाहाबाद में मत जाइए विजेंद्र जी, एलाहाबाद के इस चर्चा को एलाहाबाद के इर्द गिर्द मत घुमाइए। सीधा सा सवाल है, देखिए रवनीत सिंह बिट्टू ने जब ये कहा था कि ये आतंकवादी इसको फंडिंग कर रहे हैं, इसको खालिस्तानी फंडिंग कर रहे हैं, वो कांग्रेस के सांसद थे, तो उन्होंने किसानों को जिस तरह से गाली देने का काम किया, उसका तो किसानों ने उनको बता दिया। सीधा सीधा उत्तर दीजिए। जो किसान आंदोलन के दरमियान जो किसानों की जाने गई है, जो किसान नेता दावा कर रहे हैं कि 700 से लेकर 1000 के बीच में जाने गई है, उन परिवारों के लिए आप क्या कर रहे हैं? और क्या इंतजार कर रहे थे कि इतनी शहादत हो जाएगी, इतनी जाने चली जाएंगी, तब आप मानेंगे? देखिए किसी की भी शहादत हो, हमारे जो किसान भाई हैं, मैं खुद भी किसान हूं, गांव में रहता हूं, हम सबके प्रति उनको नमन करते हैं, उनको आदरपूर्वक श्रद्धांजलि करते हैं। लेकिन सही मायने में उनके किसानों की जो हत्या की जो है वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि राजनीति के कारण उन्होंने बेवजह नेहरू जी तो नहीं है सर, करके सड़कों पर बैठाने का काम किया। नेहरू जी तो नहीं है, बेवजह उनको भड़का करके सड़कों पर बैठाने का काम किया। पूछो जरा, नेहरू जी तो नहीं है? विजेंद्र नेहरा जी, देखिए सीधा सवाल है और सीधा उत्तर आप देने रहे, गोल मटोल इस बात को घुमाई जा रहे हैं और आरोप लगाने में तो एक्सपर्ट है यहाँ। सीधे तौर पे मैं कह रहा हूं, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि आदरपूर्वक सम्मान करते हैं, इससे काम चल जाएगा क्या? उन परिवारों से जाके पूछिए ना, बॉर्डर्स पर जाइए, पूछिए वहां पर जाके। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद भी बॉर्डरों पे गया हूं, मैंने वहां पे देखा है, हम लोग मिले भी हैं, हम लोगों ने जाना भी है। और आज सही मायने में किसान का अगर हमदर्दी कोई है, किसान को समझने वाला कोई है, किसान के लिए अगर कोई काम करने वाला है, 1000 जान जाने के बाद अपने आप को हमदर्दी बता रहे हैं, अपने आप को हमदर्द बता रहे हैं आप। ठीक है सतीश नंबरदार जी, सतीश नंबरदार जी कुछ कहना बताता हूं। किसान के 2 कानून लेके आए हैं ये, वैसे इसको तो मैं 3 कानूनों को तो किसान के लिए नहीं मानता मैं, ये तो व्यापारियों के लिए था, पर फिर भी मान लेता हूं। 2 कानून लेके आए, एक लाए लैंड एक्विजिशन का, वो इन्हें रद्द करना पड़ा, बिल्कुल। अब ये कानून लेके आए 3 जो कि किसानों के लिए कह रहे हैं, जो कि किसानों के लिए नहीं थे। ये थे अदानी अंबानी के लिए, मैं पहले दिन से कहता आ रहा था, ये रद्द करने पड़े। ये अपनी मर्जी से नहीं, ये अगले चुनाव को देखते हुए रद्द करने पड़े, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। और नहीं तो मैं आपको रिपोर्ट अगर कहीं से मुझे मिला तो मैं आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट दे दूंगा कि इनके पास ये रिपोर्ट आई कि यूपी में आप 100 से नीचे जाने वाले हैं अगर ये कानून रहे तो। ये इसलिए वापस लिए गए हैं। पंजाब में घुस नहीं सकते थे, कहीं पे नॉमिनेशन तक नहीं भर पाते उसको। और जिनका ये जिक्र कर रहे थे रवनीत बिट्टू, और फिर तो ये कैप्टन अमरिंदर का भी जिक्र करें। कैप्टन अमरिंदर तो आज इनकी गोद में बैठे हुए हैं, उन्होंने तो तय कर लिया, उन्होंने तय कर लिया कि बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। जो लोग पहले कुछ भाषा बोलने लगते हैं वो इनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं, तो वो उनका जिक्र नहीं करते जी आज हमारी गोद में, कल ये कह रहे थे वो बात। आज मैं फिर एक बात कह रहा हूं। अब आपने एक सवाल किया था जो कांग्रेस ने भी जवाब नहीं दिया, ओमकार जी ने भी नहीं दिया, मैं जवाब देता हूं उसका। ये आप लोग जो कह रहे हैं बंदूक रख के और ये जो चलाई गई,
वैसे तो ये शब्द बीजेपी की तरफ से आने चाहिए, लेकिन मैं उसका जवाब दे रहा हूं। एक कांग्रेस को खत्म करने के लिए, बिल्कुल मैं खत्म करने का नाम ले रहा हूं, अन्ना जी को बिठाया जाता है। ठीक है, अन्ना जी के पीछे कौन कौन कहां बैठा था उनको चेक कर लीजिए, आज वो कहां बैठे हैं उनको चेक कर लीजिए, और अन्ना जी आज कहां है उनको चेक कर लीजिए। ठीक है, कोई भी एजिटेशन जब होता है तो वो जनता का जब तक नहीं बनता तब तक बातें नहीं मानी जाती। आज अन्ना जी ने जिस वजह से आंदोलन किया था, उसका लोकपाल का नाम अगर आपको याद हो तो जनता को बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। उस लोकपाल के बिल की वजह से वो सारा का सारा आंदोलन चला, एक हाइप क्रिएट किया गया। और उसके अलावा अगली बात करता हूं मैं, उस आंदोलन के अंदर यह प्रूव किया गया कि कांग्रेस से बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं, कांग्रेस के चोर हैं, उचक्के हैं, बेईमान हैं, इतने लाख करोड़ वहां खा गए, इतने लाख करोड़ वहां खा गए। किसी एक को जेल हुई है तो मुझे बता दीजिए, बल्कि कनीमोई और राजा तो बरी होके आ गए हैं। तो ये है इनका। और उसके अलावा और बताता हूं, मिस्टर विनोद राय ने एक किताब लिखी थी उस टाइम पे, ये हाइप क्रिएट करने के लिए कि ये सारे के सारे चोर हैं, और उनसे किसी ने जाके कहा कि मनमोहन सिंह जी का कोल ब्लॉक में नाम मत लीजिए। उन विनोद राय जी ने सरेआम अपनी किताब के लिए माफी मांगी है कि यस, मैंने गलत लिखा था, मैंने झूठ लिखा था, मुझे किसी ने प्रेशराइज नहीं किया था। इसका मतलब यह है कि यह षड्यंत्र के तहत वो किया गया था। और आप अगर कृषि कानून को भी एक षड्यंत्र मानते हैं और किसी राजनीतिक ग्रुप से प्रेरित मानते हैं तो बिल्कुल सरेआम गलत है, क्योंकि इनेलो और कांग्रेस सरेआम हर मंच पे ये बोलते थे कि हम इनके साथ हैं, तो उसे षड्यंत्र कैसे कहेंगे? या उसकी कंधे पे बंदूक लेके चला रहे हैं वो कैसे कह सकते हैं आप? वो तो सरेआम कह रहे हैं कि हम साथ हैं। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं किसानों के जवानों के साथ हमेशा हूं, रहूंगा, पूर्ण जिंदगी रहूंगा, क्योंकि मेरा पे उनका एहसान है, उनकी वजह से मैं जिंदा हूं, उनकी वजह से मैं आराम से रोटी खा सकता हूं, उनकी वजह से आराम से मैं अपने घर में सो सकता हूं। अगर मैं उनका भी राजनीतिक दलों की तो सोच ये रहती है ना कि इसको वोट बैंक माना जाए, इस वर्ग को, खास वर्ग को वोट बैंक माना जाए, चुनावों में फायदा हो, इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे ना। ये तो कर ही रहे हैं, इसीलिए तो ये वापस लिए गए हैं, इसीलिए किसानों को संदेह है इन पे। तो चाहे बात बीजेपी की हो, चाहे बात इनेलो की हो, चाहे बात कांग्रेस की हो, या फिर देश के अंदर जो भी राजनीतिक दल है उसकी ये सोच रहती है। दो फर्क है इसमें, एक है आप पॉलिटिकली या आइडियोलॉजिकली किसी भी एजिटेशन के साथ हैं, जैसे कि इनेलो ने बोला हम किसानों के साथ हैं, इन 3 बिल के अगेंस्ट हैं जी। दूसरा है आइडियोलॉजिकली आप साथ नहीं है, बोलेंगे नहीं कि हम इनके साथ हैं, पर अन्ना जब बैठेंगे तो उनको बैक करेंगे। पूरा आरएसएस का तंत्र लगा हुआ था, पूरा बीजेपी का तंत्र लगा हुआ था, अपने लोग उसके अंदर घुसाए गए, और घुसाने के बाद जैसे ही वो अन्ना आंदोलन खत्म होता है, कांग्रेस हारती है, तो कोई गवर्नर बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई डिफेंस मिनिस्टर बनता है, सारे के सारे मौज ले रहे हैं वो लोग, और अन्ना जी गायब है पिक्चर से। वो था कंधे पे बंदूक रख के चलाना। अब सरेआम खड़े होते हैं कि हाँ जी हम भी चाहते हैं। मोदी जी का खुद का बयान है, उसमें पहले बोलते थे वो कि एक एक आदमी को जो भी होगा एमपी या एमएलए, उनके ऊपर फास्ट ट्रैक की कोर्ट चला के उनको हम फांसी चढ़वाएंगे, उनको हम मुकदमे चलाएंगे। कितने चढ़ा दिए? उनकी बगल में एक खड़ा होता है वो तड़ी पार है, उनकी बगल में दूसरा खड़ा होता है, होम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं मैं तो। पूरे 135 करोड़ में इस देश में उनको 3 आदमी ऐसे नहीं मिले जो दागदार ना हो। तीनों के तीनों होम मिनिस्टर खुद, उसके नीचे 2 स्टेट होम मिनिस्टर्स जो हैं वो, दोनों तीनों के ऊपर बड़े बड़े मुकदमे दर्ज हैं। बात रखिए। सतीश जी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सतीश जी, अब जिस तरीके से आप पूरी परिस्थितियां देख रहे हैं, आप किस तरीके से आप फैसला लेने वाले हैं कि किसान आंदोलन की अगली रूपरेखा क्या हो? आपात बैठक में आपकी कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं? जो कल हमारी आपात बैठक होगी उसमें पूरे संयुक्त मोर्चे के नेता मिलेंगे और सारी बैठक होगी और हर पहलू पर विचार करके अगली रणनीति तय की जाएगी। और आज देश पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला सुनाया है, ये एक अच्छा फैसला, लेकिन इस फैसले में सिर्फ 2 ही चूक है। एक तो जितने भी मृतक किसान उनको मुआवजा और एमएसपी पे कानून बनाकर किसानों को देना चाहिए, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल इसमें एक संयुक्त मोर्चे का एक और फैसला आएगा और इसमें संयुक्त मोर्चे में जो फर्जी नेता है उनका भी इसमें एक पूरे का पूरा बायोडाटा सामने निकल के आने का काम होगा। जी ठीक है, ओंकार जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओंकार जी। जी यश जी, मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि किसान अपने घर खुशी खुशी जाएं, तो जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता आज तक डिबेट में पिछले 1 साल से बैठे थे, ये इनको किसान मानने को तैयार नहीं थे।
कोई आतंकवादी कहता था, कोई खालिस्तानी कहता था, कोई अलगाववादी कहता था, कोई कांग्रेसी कहता था, कोई इनेलो का कहता था। तो मेरे भाई से कम ये जरूर स्पष्ट करें कि क्या बॉर्डर के ऊपर किसान हैं। दूसरी बात, मेरे भाई अभी भी इस असलियत से वाकिफ नहीं है। ये अभी भी बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ लोगों के निराश होने की वजह से कानून वापस लिए। नहीं, इनको अपने अंदर अंधेरा नजर आने लग गया था। जो उपचुनाव हुए, हरियाणा के 2 उपचुनाव, दोनों उपचुनाव बीजेपी हारी, हिमाचल के पांचों उपचुनाव हारी। इनको असलियत पता लग गई थी कि अब जमीन इनके लिए खाली है, कुर्सी इनको छोड़नी है। इस डर की वजह से ये कानून वापस हुए हैं। ये किसी को खुश करने के लिए नहीं हुए हैं। आज किसान नेता जीते हैं, मेरे देश का किसान जीता है, मुझे खुशी है। मैंने खुद लड्डू भी बांटे, पटाखे भी जलाए हैं, दिवाली में नहीं जलाए थे। लेकिन अगर मेरे भाई ब्रजेंद्र नारा जी कहते हैं ये मोदी जी की जीत है या मोदी जी ने खुशी से किया, मोदी जी ने ना तो खुशी से किया, उन्होंने दबाव में किया। और लोकतंत्र में राजा का कोई स्थान नहीं होता, कोई भी निर्णय होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारे संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल, अगर कोई मंत्री गलत काम भी करता है तो भी कलेक्टिवली रूप से, सामूहिक रूप से पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेवार होता है। आज मोदी जी एकदम से प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं मैं 3 कृषि बिल वापस लेने की घोषणा करता हूं। ठीक है, आपके घोषणा करने से नहीं होगा, इसके लिए संसद का सत्र बुलाना होगा। जिस प्रक्रिया से कानून लागू किए गए थे, क्योंकि वो कानून का रूप धारण कर चुके हैं, उसी प्रक्रिया से उनको रद्द करना पड़ेगा। और मेरे भाई ब्रजेंद्र नारा जी, गलती हो जाती है उसको मान लेना चाहिए, इसी में वड्याई होती है। 1 साल से किसान सड़कों पे है, 1000 से ऊपर किसान मर चुके हैं और शहीद हो चुके हैं। आपको उन किसानों को मुआवजा देना चाहिए खालिद और उनके परिवारों के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। अभी आपात बैठक होनी है किसान नेताओं की, उसमें फैसला लिया जाएगा कि अब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी मांगे हैं जिन पर विचार किया जाना है केंद्र सरकार के साथ मिलकर। आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार वो मानेगी? एमएसपी को सुनिश्चित करने वाला चौथा कानून सरकार लेकर आई, ये प्रमुख मांगों में से एक है। आपको लग रहा है सरकार मानेगी या मानना पड़ेगा परिस्थितियों को देखते हुए? देखिए यश जी, ये जो किसानों की ये जीत हुई, मेरे देश के किसानों की जो जीत हुई, ये किसानों की ताकत के बलबूते हुई। अन्यथा मोदी जी ने तो इस देश के 62 करोड़ किसानों और मजदूरों को और करीब 25 लाख करोड़ की खेती के कारोबार को कुछ लोगों को देने की तैयारी कर ली थी। भला उस देश के किसान का, और मैं तो उनको जो शहादत दी उनको नमन करता हूं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी उस लड़ाई को सलाम करता हूं। उन्होंने समझा इस चीज को कि होने क्या जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं। और एकाएक आके माननीय प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि हम ये कानून वापस ले रहे। आपने दिए नहीं है, आपके जो सरकार जिसको आप मानते नहीं है, जिसमें आप खुद को सब कुछ मानते हैं, आपके घुटने टिकवा दिए। अगर ये फैसला इस तरह भी लिया जाता है, यश जी देखो, इसको लेने का एक बहुत अच्छा तरीका था, इसमें किसान संगठनों को बुलाया जाता, देश के कृषि मंत्री होते, विपक्षी पार्टियों के मुख्य लीडर होते, और फिर एक अच्छा फैसला जाता, तो हम ये समझ सकते थे कि नहीं, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और सबका उन्होंने सम्मान किया। ये सम्मान नहीं है। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, मैं एमएसपी की बात बताना चाहता हूं जी। 2011 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उपभोक्ता मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने लिखी चिट्ठी कि देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए। आज जब वो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, तो वो माननीय मुख्यमंत्री गुजरात की बात को माननीय प्रधानमंत्री, मौके के प्रधानमंत्री आके क्यों नहीं मानते? उनको दिक्कत कहां है? और ये जो बातें हैं कि उसकी, ये देखिए, ठीक है खालिद जी, ठीक है, ये जो बातें हैं, योगेश जी एक अंतिम सवाल है, संक्षिप्त में आप बताइएगा इसका उत्तर कि अब राजनीति किस तरीके से बदलने वाली है? राजनीति बीजेपी को लाभ तो होगा थोड़ा बहुत, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये लाभ के लिए तो किया गया काम, और वो यूपी चुनाव और ये जो 5 स्टेट के आ रहे हैं चुनाव, इनके लिए किया गया है। तो राजनीति उन मोदी जी का तो हर स्टेप जो है राजनीतिक होता है, वो काम नहीं करते हैं, वो राजनीति के लिए हर काम करते हैं। अभी आप बताइए मुझे, वो जो वहां गए हैं कल परसों अपने सुल्तानपुर में, वहां पे क्या मतलब है हवाई जहाज उड़ाने का? सिर्फ और सिर्फ एक ये शो करते हैं, नैरेटिव बनाया जा रहा है, नैरेटिव बनाते हैं, ये नहीं, ये शो करते हैं। इनका कोई मास्टरमाइंड जो है पीछे से फिल्म का डायरेक्टर है, जो सेट डिजाइन करता है, इनके लिए ड्रेस डिजाइन करता है, इनके लिए। उसके बाद जो ये अपमान करके आए हैं वहां के मुख्यमंत्री का क्या किया इन्होंने?
मेरे हिसाब से किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक मैंने किसी प्रधानमंत्री को करते हुए नहीं देखी। ये तो दूसरे किसी मुख्यमंत्री का अगर होता तो फिर लोग बातें बनाते, लेकिन ये तो इनके अपने मुख्यमंत्री हैं खुद के, उनकी बेइज्जती करके आ गए ये लोग। तो ये लोग तो ये राजनीति के लिए करते हैं सिर्फ और सिर्फ, और वो राजनीतिक स्टेप है ये। इसीलिए किसानों को अभी भी संदेह है कि पता नहीं कल को क्या होगा और क्या नहीं होगा। वरना तो इनकी मंशा क्लियर होती तो वही होता कि कलेक्टिव एक डिसीजन लिया जाता, किसानों को सबको बुलाया जाता। होगा अब सरकार क्या फैसला लेती है। जो विपक्ष की तरफ से बातें रखी जा रही हैं, जो किसान नेताओं की तरफ से लगातार बात रखी जा रही है, देखना होगा सरकार का फैसला क्या होगा। चलिए, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बातें रखने के लिए। तो यहां पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है और किसान अभी भी सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसे आधी अधूरी जीत के तौर पर देखा जा रहा है और यहां पर जीत तभी होगी, किसान ये कह रहे हैं, जीत तभी हम मानेंगे जब लिखित रूप में सब होगा या फिर जिस तरीके से जिस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये कानून लाए गए थे उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये कानून वापस लिए जाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।